हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आज चर्चा करेंगे जनसंख्या वृद्धि पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। देखिए, जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है ना। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जनांकीय परिवर्तनों को समझा जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष के अंदर जनसंख्या में क्या परिवर्तन आया है। यदि ये समझना है तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? जनसंख्या वृद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो पॉपुलेशन या जनसंख्या में होने वाले बदलावों को, परिवर्तनों को दर्शाता है। अब यहाँ पे हम दो तीन चीज़ों की चर्चा करेंगे विशेष रूप से। एक तो कि जनसंख्या वृद्धि है क्या, किसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दूसरी बात, जनसंख्या वृद्धि के कितने प्रकार होते हैं। तीसरी बात, जनसंख्या वृद्धि कैसे निकाली जाती है ना। चौथी बात, विश्व में जनसंख्या वृद्धि का ट्रेंड कैसा है, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति कैसी है कि प्राचीन मानव कब पृथ्वी पर आया और तब से लेकर अब तक किस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है, क्या प्रवृत्तियाँ चल रही हैं विश्व के अंदर, है ना। ये चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि के कारण और इसके दुष्परिणाम कि अत्यधिक जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके क्या रीज़न हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना। उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं, उसको नियंत्रित करने के उपाय क्या क्या हैं। इन सभी चीज़ों की चर्चा जो है वो हम इस पाठ की सहायता से करने जा रहे हैं। देखिए, पहले समझ लेते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि सरल शब्दों में यदि बोलें तो किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर किसी समयावधि में, किसी निश्चित टाइम पीरियड के अंदर, टाइम ड्यूरेशन के अंदर जनसंख्या में होने वाला बदलाव, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत के अंदर सन 2001 में लगभग 102 करोड़ लोग थे। कितने थे? 102 करोड़। और यही लोग जो हैं वो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गए। कितने हो गए? 121 करोड़ हो गए। तो 19 से 20 करोड़ लोग क्या हुए? बड़े हैं 2001 से 2011 के बीच में। तो जो 19 करोड़ लोग जो बड़े हैं इसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है पहले ये समझ लीजिए। तो किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर, किसी भौगोलिक प्रदेश में निश्चित समय के अंदर होने वाला जनांकीय बदलाव, जनसंख्या संबंधी परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है समझ में आ गया। पहले हमारा जो मकसद है पहले इसको समझना है। क्योंकि हम ज्योग्राफी को एडवांस लेवल पर पढ़ रहे हैं तो हमारा मकसद ये है कि हम उसके मूल में जाकर उसका अंत जो है वहाँ तक की सारी जो चीज़ें हैं उनको समझ लें। तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाला बदलाव क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब बात की जाती है कि जनसंख्या जो वृद्धि है उसके कितने प्रकार हैं, है ना। जनसंख्या वृद्धि के टाइप्स कितने हैं। देखिए, सामान्यतः जनसंख्या वृद्धि जो है वो बढ़ने को लिया जाता है। यहाँ सामान्य रूप से जो समझते हैं वो इस तरह से समझते हैं कि जैसे कि मैंने भारत का एग्जांपल दिया आप लोगों के सामने कि सन 2001 में 102 करोड़ लोग थे, यही 2011 में बढ़कर कितने हो गए? 121 करोड़ हो गए। अर्थात हमने ये मान लिया कि जब लोग बढ़ते हैं उसी को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ने का ही परिणाम नहीं है, या केवल बढ़ने को ही नहीं कहते, जनसंख्या के बढ़ने को ही जनसंख्या वृद्धि कहेंगे ऐसा नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के अंदर दो चीज़ें हैं, या जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की हो सकती है। जनसंख्या में होने वाला जो बदलाव है वो दो तरह से हो सकता है। या तो पॉजिटिव हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, या नेगेटिव या ऋणात्मक हो सकता है। या तो जनसंख्या बढ़ सकती है या जनसंख्या घट सकती है। दोनों को हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। एक को बोलेंगे धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और दूसरे को बोलेंगे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। फॉर द एग्जाम्पल भारत के अंदर अभी बात करें, विगत कई वर्षों से यही ट्रेंड चला आ रहा है कि जनसंख्या लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। जनसंख्या में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही। कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ की जनसंख्या कम हो रही हो। लेकिन यदि हम इस ड्यूरेशन के पहले चले जाएं, पहले के समय में चले जाएं, हम जब हम जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है उसको हम 3-4 समय में बांट कर जब पढ़ेंगे उस समय देखेंगे एक पीरियड ऐसा भी आता था जब जनसंख्या कम हो जाती थी। जनसंख्या क्या होती थी? कम होती थी कि ओवरऑल जनसंख्या इतनी है और अगले 10 वर्षों में जनसंख्या पहले से भी कम हो गई है, तो उसे भी हम जनसंख्या वृद्धि ही कहेंगे। लेकिन वो जनसंख्या वृद्धि क्या कहलाएगी? नकारात्मक या फिर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की हो सकती हैं? 2, धनात्मक भी हो सकती है और
ऋणात्मक भी हो सकती है, इसी को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, दोनों को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ तो हमने पहले जनसंख्या वृद्धि की बात कर ली। अब जनसंख्या वृद्धि के प्रकारों की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक तो होती है निरपेक्ष वृद्धि, निरपेक्ष वृद्धि एब्सोल्यूट ग्रोथ। निरपेक्ष वृद्धि को क्या कहते हैं? वास्तविक वृद्धि, एब्सोल्यूट ग्रोथ। और दूसरा होता है सापेक्ष वृद्धि, रिलेटिव ग्रोथ। निरपेक्ष वृद्धि और सापेक्ष वृद्धि। एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है उसको निकालते हैं कि वर्तमान जनसंख्या, परवर्ती जनसंख्या जिसको बोलते हैं, परवर्ती जनसंख्या। परवर्ती का मतलब क्या हुआ? वर्तमान, अभी की जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या में से हम घटा देंगे पूर्ववर्ती जनसंख्या को। किसको? पूर्ववर्ती जनसंख्या को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? निरपेक्ष वृद्धि निकल जाएगी। अर्थात भारत के अंदर परवर्ती मतलब वर्तमान में 121 करोड़ लोग हैं। कितने हैं? 121 करोड़ लोग हैं। और पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले 2001 के अंदर 102 करोड़ थे। कितने थे? 102 करोड़ लोग थे। तो इसको इसमें से घटा दिया नहीं, हाँ 121 करोड़ परवर्ती थे, मतलब अभी हैं वर्तमान में, और पूर्ववर्ती कितने थे? 102 करोड़। 102 करोड़ 2001 की जनगणना के अंदर थे, जिसको घटा दिया तो जो वृद्धि प्राप्त हुई वो कौन सी वृद्धि है? निरपेक्ष वृद्धि। इसको हम बोलते हैं वास्तविक वृद्धि। क्या कहते हैं? एक होती है सापेक्ष वृद्धि, जिसको एब्सोल्यूट वृद्धि कहते हैं। सापेक्ष वृद्धि जो होती है उसको हम परसेंटेज में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? ये तो बहुत सरल और आसान तरीका है कि पहले की जनसंख्या में अभी की जनसंख्या में पहले की जनसंख्या घटा दो तो क्या निकल जाएगा? वास्तविक वृद्धि कितनी हुई ये पता चल जाएगा। दूसरा होता है सापेक्ष वृद्धि, इसको परसेंटेज में दिखाया जाता है। किस में दिखाते हैं? परसेंटेज में। इसका ये फॉर्मूला है कि वर्तमान जनसंख्या जो है इसमें पहले की जनसंख्या घटा दो, इसमें पहले की जनसंख्या का भाग लगा दो और 100 का गुणा कर दो। ठीक, अर्थात वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या में घटा देंगे क्या? पूर्ववर्ती, अर्थात इससे पहले की जनसंख्या, पूर्ववर्ती जनसंख्या में भाग लगाएंगे पूर्ववर्ती जनसंख्या का, पूर्ववर्ती जनसंख्या का, और गुणा कर देंगे किससे? 100 से। गुणा कर देंगे 100 से। अर्थात वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 121, पूर्ववर्ती जनसंख्या 102 घटा दीजिए तो जो डिफरेंस आएगा उसको ऊपर रख देंगे, पूर्ववर्ती जनसंख्या जो थी उसका भाग लगा देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सापेक्ष वृद्धि मिल जाएगी। सापेक्ष वृद्धि हमेशा किस में होती है? परसेंटेज में। किस में होती है? परसेंटेज में। उदाहरण के लिए भारत की जो जनसंख्या है यदि निकाले, एक्चुअल आंकड़ा निकाले तो उत्तर आता है 18.3। कितना आता है? 18.3। मतलब भारत में परवर्ती और पूर्ववर्ती मतलब ये जो 2011 की जनगणना को 2001 की जनगणना से लेस करते हैं तो उत्तर कितना आता है? 18.3 करोड़। और पूर्ववर्ती जनसंख्या कितनी थी? सन 2001 में जनसंख्या कितनी थी? 102 करोड़। इंटू 100 से गुणा कर दीजिए, इंटू 100 से गुणा कर देंगे तो उत्तर हमारा मिल जाएगा 17.81%। 17.81%। 17.81% क्या होगा? सापेक्ष वृद्धि होगी। क्या होगा? सापेक्ष वृद्धि। समझ लेना, फॉर्मूले को समझ लीजिए। पहले की जनसंख्या में अभी की जनसंख्या घटा दो, यही वाला, मतलब इसका जो उत्तर आएगा उसको ऊपर रख देना है। जो वास्तविक वृद्धि है उसको क्या कर देंगे? ऊपर रख देंगे। पहले की जो जनसंख्या थी उसका भाग लगा दो, 100 का गुणा कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा कि अभी 2001 से 2011 के बीच में कितने % लोग बढ़े? 17.81। ये जनसंख्या का कौन सा प्रकार कहलाया? सापेक्ष वृद्धि कहलाई। क्या कहलाई? सापेक्ष वृद्धि। क्लियर? समझ में आ गया? जनसंख्या वृद्धि के कितने प्रकार हो गए? 2, सापेक्ष वृद्धि और निरपेक्ष वृद्धि। निरपेक्ष वृद्धि का अर्थ होता है वास्तविक वृद्धि। इसको कुल जनसंख्या में से आपस में घटा लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि ये जो जनसंख्या वृद्धि होती है ना, जनसंख्या वृद्धि जो है उसको 2 तरह से और समझते हैं। ये तो हो गए जनसंख्या वृद्धि के प्रकार, ये एब्सोल्यूट रेट, और दूसरा हो गया
रिलेटिव रेट, ठीक, 9 वृद्धि हुई। अब हम समझते हैं कि जनसंख्या की जो वृद्धि को जो समझते हैं वो दो तरीके से समझते हैं। एक होता है प्राकृतिक वृद्धि। क्या होता है जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि, और दूसरा होता है वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या के अंदर जो बढ़ोतरी या बदलाव जो होता है, जनसंख्या के अंदर होने वाले बदलाव को दो तरह से समझा जाता है। एक को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि, और दूसरे को बोलते हैं वास्तविक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि को कैसे निकालते हैं कि कुल जन्म में से कुल मृत्यु घटा दो। कुल जन्म, टोटल बर्थ में से कुल मृत्यु घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्राकृतिक वृद्धि। जैसे कि भारत के अंदर या आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे सपोज 100 लोगों ने जन्म लिया, कितने, और लगभग 40 लोग मरे, तो प्राकृतिक वृद्धि कितनी हो गई, बढ़ोतरी कितनी हुई, 60 लोगों की। यह किसी क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि को नहीं दिखा सकता है। ये कौन सी रेट है, केवल नेचुरल रेट है। कौन सी है, मतलब प्राकृतिक वृद्धि है, ये वास्तविक वृद्धि नहीं है ना। वास्तविक वृद्धि में दो चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी हमको कि किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या में होने वाला जो बदलाव है वो केवल और जन्म और मृत्यु से नहीं होता है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप जिस एरिया के अंदर रह रहे हैं, किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि को समझना है तो केवल जन्म और मृत्यु को ही ले लें तो जनसंख्या में बदलाव समझ में नहीं आएगा। इनके अतिरिक्त भी एक कारक ऐसा है जो जनसंख्या में बदलाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जिम्मेदार है, और वो कारक है हमारा प्रवास। समझ रहे हैं ना, कौन सा, प्रवास। प्राकृतिक वृद्धि में क्या देखा जाता है कि कुल कितने लोगों ने जन्म लिया, उसमें से कुल कितने लोग मरे, उसको निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, प्राकृतिक वृद्धि की टोटल नेचुरल तरीके से कितने लोग बढ़े हैं, 60 लोग बढ़े हैं। लेकिन वास्तविक वृद्धि में एक चीज़ और ऐड कर ली जाती है, वो कौन सी होती है, प्रवास होता है। तो वास्तविक वृद्धि कैसे निकालते हैं, तो कुल जन्म, और कुल जन्म के साथ एक चीज़ और ऐड कर दी जाती है, और वो है आप्रवास। कौन सी, आप्रवास। प्रवास का अर्थ मैं समझा चुका हूँ पहले। प्रवास का अर्थ होता है माइग्रेशन। क्या होता है, माइग्रेशन, मतलब किसी स्थान से कोई व्यक्ति छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जा रहा है, वह क्रिया क्या कहलाती है, प्रवास कहलाती है। आप अपने घर से यहाँ आए हैं पढ़ाई के लिए, तो आपने क्या किया है, प्रवास किया है। लेकिन ये प्रवास जो आपने किया है वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। प्रवास अलग अलग होते हैं, अल्पकालीन होते हैं और दीर्घकालीन होते हैं और स्थायी होते हैं। अब आपने जो किया वो अल्पकालीन प्रवास है। इसी तरह से कुछ लोग नौकरी के लिए जाते हैं 4 महीने 6 महीने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्पकाल में थोड़ा ज़्यादा है या दीर्घकाल कह सकते हैं। कुछ होते हैं स्थायी प्रवास। कौन से होते हैं कि आप यहाँ से परमानेंटली जाकर कहीं बस गए हैं। तो भारत में सबसे अधिक स्थायी प्रवास जो है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा। पुरुष करते हैं कि स्थायी प्रवास करते हैं जब वो घर जमाई बनते हैं तो, है ना। भारत में जो प्रवास है, स्थायी प्रवास जो है वो सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा, है ना। बहुत बड़ा त्याग होता है। 18 साल तक अपने माँ बाप के घर पे एकदम लाड़ प्यार से पली बड़ी जो गुड़िया है वो कहीं और अन्यत्र जाकर अपना सर्वस्व जो है वो उस दूसरे परिवार को दे देती है। तो वो एक कौन सा प्रवास है, स्थायी प्रवास है। कौन सा प्रवास है, तो भारत में सबसे अधिक स्थायी प्रवास कौन करता है, महिलाएं करती हैं विवाह के दौरान। ठीक, चलिए। तो वास्तविक वृद्धि में हम क्या ऐड करते हैं, कुल जन्म में क्या ऐड कर देंगे, प्रवास। अब आप्रवास क्या होता है उसको समझ लीजिए। प्रवास जो है उसके 2 प्रकार हैं, 2 रूप हैं। एक आप्रवास होता है, एक उत्प्रवास होता है। आप्रवास का अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर आकर बस रहा है, तो जहाँ पे वो बसता है वह क्रिया आप्रवास कहलाती है। मतलब महिला जो है वो शादी के बाद ससुराल जाती है, तो ससुराल जाकर जो बस गई है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, आप्रवास कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आप्रवास। महिला जो अपने पिता का घर छोड़ रही है, वह बालिका जो अपने पिता का जो घर छोड़कर जा रही है, तो उस पिता के घर के लिए वो उत्प्रवास होगा। क्या होगा, उत्प्रवास। यहाँ दूसरे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, कोई भारतीय अमेरिका जा रहा है ना। यहाँ यूरोपियन जो लोग थे, सबसे अधिक प्रवास कहाँ से कहाँ हुआ है, यूरोप से उत्तरी अमेरिका की। और उसी को एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं, यूरोपियन लोग जाकर बसे कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में जाकर बसे, तो उत्तरी अमेरिका में बसने की जो क्रिया है वो क्या कहलाई, आप्रवास कहलाई। लेकिन यूरोप को छोड़कर गए हैं, तो यूरोप से छोड़कर जाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, उत्प्रवास कहलाएगी। तो किसी क्षेत्र में जनसंख्या में जो बदलाव होता है, वास्तविक जो बदलाव होता है, वास्तविक जो वृद्धि होती है, उसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो कुल जन्म, और कुल जन्म में क्या जोड़ देंगे हम,
आप्रवास को जोड़ देंगे, मतलब कितने लोग आकर बसे हैं, जन्म के साथ साथ जो बाहर से आकर बसे हैं उसको जोड़ लीजिए। इसमें से हम घटा लेंगे, लेस कर देंगे कुल मृत्यु, और मृत्यु के साथ क्या जोड़ लेंगे, उत्प्रवास। क्या जोड़ लेंगे, उत्प्रवास, कि मरने वाले लोग कितने हैं और उस क्षेत्र को छोड़कर जाने वाले लोग कितने हैं, इन दोनों की संख्या, और कुल जन्म लेने वाले लोग कितने और उस क्षेत्र में आकर बसने वाले लोग कितने हैं, इन दोनों की संख्या। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, वास्तविक वृद्धि मिल जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। वृद्धि के रूप, एक प्राकृतिक वृद्धि हो सकती है और दूसरी वास्तविक वृद्धि हो सकती है। प्राकृतिक वृद्धि के अंदर नेचुरल तरीके से जन्म लेने वाले और नेचुरल तरीके से मरने वाले, इन लोगों को ऐड किया जाता है। और वास्तविक वृद्धि में कुल जन्म प्लस आप्रवास में से घटा देंगे मृत्यु प्लस उत्प्रवास। क्लियर। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है आप लोगों को स्पष्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं विश्व जनसंख्या वृद्धि की तरफ। किधर बढ़ते हैं, विश्व जनसंख्या वृद्धि की। विश्व के अंदर जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके बढ़ने की प्रवृत्ति कैसी है। तो विश्व जनसंख्या जो वृद्धि है उसको हम कुछ अलग अलग टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन में बांट कर समझते हैं। देखिए, विश्व के अंदर जो जनसंख्या बढ़ने की जो दर है वो विभिन्न समयों में अलग अलग रही है। कई फैक्टर हैं, कई कारक हैं जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं, है ना। इनको हम आगे जब इसके कारक आएंगे उस समय इसको और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि विश्व के अंदर जनसंख्या के बढ़ने की जो दर है वो अलग अलग समय के दौरान अलग अलग रही है। एक समय ऐसा भी था जब जनसंख्या कम हो रही थी। क्या हो रही थी, कम हो रहा, जनसंख्या बढ़ नहीं रही थी, बल्कि जनसंख्या के अंदर जो परिवर्तन हो रहा था, जनसंख्या वृद्धि जो थी वो ऋणात्मक थी। कैसी थी, ऋणात्मक, मतलब पहले जितने लोग हैं उससे भी लोग क्या हो गए, कम हो गए। वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। तो कुछ समय ऐसा भी था जब ऋणात्मक वृद्धि रही थी। फिर एक ड्यूरेशन ऐसा आया जब जनसंख्या स्थायी रहने लगी, मतलब कोई परिवर्तन नहीं, जनसंख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा था, मतलब वो जनसंख्या बदलाव की निम्नतम अवस्था थी, मतलब जितने लोग जन्म ले रहे थे उतने ही लोग मर रहे थे। तो तब जनसंख्या क्या हो जाएगी, बैलेंस रहेगी, स्थिर रहेगी। ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद एक पीरियड ऐसा आता है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, जिसको जनसंख्या विस्फोट का काल कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या में विस्फोट का काल, कि जन्म दर कम हो गई है लेकिन मृत्यु दर कम हो गई, लेकिन जन्म दर अभी भी ज़्यादा है, तो जनसंख्या क्या करेगी, तेजी से बढ़ेगी। आज भी कई देश ऐसे हैं जो इस चरण से गुजर रहे हैं, इस अवस्था से गुजर रहे हैं जिसमें जनसंख्या क्या हो रही है, तेजी से बढ़ रही है, जिसमें अधिकांशतः विकासशील देश आते हैं, है ना। इसके बाद एक ड्यूरेशन ऐसा आया, या अभी भी कुछ देश उस अवस्था में चल रहे हैं जहाँ पे जनसंख्या बैलेंस है उन देशों के अंदर, मतलब बहुत कम लोग जन्म ले रहे हैं और बहुत कम लोग मर रहे हैं। ये जनसंख्या के परिवर्तन की उच्चतम अवस्था है, जिसमें सबसे विकसित समाज है, जिसमें जन्म लेने वाले लोग भी कम है और मरने वाले लोग भी कम है। तो इस तरह से जनसंख्या के अंदर जो होने वाला बदलाव है वो विभिन्न समयों के अंदर अलग अलग रहा है, उसी को हम समझते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, विश्व के अंदर जनसंख्या बढ़ने की प्रवृत्ति रेट क्या रही। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। ओवरऑल पहले सारा समझ लीजिए, इसके बाद मैं नोट्स लिखवाऊंगा, अभी कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारा हम बहुत कम शब्दों में, सटीक शब्दों में इसको लिखने का प्रयास करते हैं बाद में। देखिए, पृथ्वी पर मानव कब आया, है ना। अब जनसंख्या वृद्धि जो है वो कब से शुरू हुई होगी, जब से मानव आया होगा। अब पृथ्वी पर मानव कब आया, इसके कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। हमें ये नहीं पता है कि धरातल पे मानव कब आया। अलग अलग स्थानों पर जब खुदाइयाँ होती हैं तो उसमें जो नर कंकाल मिलते हैं, मानव के कंकाल मिलते हैं, जो उन जीवाश्मों के आधार पर वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि कंकाल कितना पुराना है। तो इसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि भाई तब मानव इस धरती पर आ चुका होगा। लेकिन ओवरऑल ऐसा मानते हैं कि प्लीस्टोसीन युग जो है, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का कौन सा युग, प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग में मतलब आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व, कितना टाइम ड्यूरेशन पहले, 10 लाख वर्ष पूर्व। प्लीस्टोसीन युग में लगभग आज से 10 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव, मतलब मानव का इतिहास तो जानते हैं ना, पहले पूंछ हुआ करती थी, 4 पैरों पे चला करता था, है ना, जिसको कपी मानव कहते हैं। क्या कहते हैं,
कपी मानव कहते हैं। तो पहले कपी मानव हुआ आया होगा, है ना, तो उस फिर कपी मानव ने धीरे धीरे अपने दोनों आगे वाले जो पैर थे उनका यूज़ हाथों के रूप में करना शुरू कर दिया, और पीछे वाले पैरों से वो सीधा खड़ा होकर चलने लगा, है ना। तो आगे वाले जो पैर थे, लेमार्क का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जिस अंग का कार्य कम होता है, जो अंग कम कार्य करता है, वो धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। ये लेमार्क का सिद्धांत साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर चलता है कि आप जिस अंग का उपयोग कम करोगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। जैसे जिसका यूज़ ज़्यादा होता है उसका विकास भी ज़्यादा होता है। लेमार्क ने बताया कि जैसे जिराफ है, तो जिराफ की गर्दन क्या होती है, लंबी होती है। जिराफ कहाँ मिलता है, अफ्रीका में। कहाँ मिलते? अब अफ्रीका जो है वो मरुस्थली डेजर्ट हिस्सा, सहारा का जो मरुस्थल है, वहाँ पे क्या है कि वनस्पति नीचे ख़त्म होने लगी। यहाँ डेजर्ट हिस्सा जब वनस्पति ख़त्म हो जाती तो वो ज़्यादा ऐसे ऊंचा हो के वनस्पति को खाता था, भोजन प्राप्त करता था। उसकी गर्दन जो थी वो ज़्यादा यूज़ आ रही थी, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगी, लंबी होने लगी। ये किसका मानना है, लेमार्क का मानना है। वैसे ही मानव है, मानव के जो कान हैं वो काम नहीं आते हैं, कोई काम आते हैं क्या सुनने के अलावा। तो ये धीरे धीरे क्या हो गए, छोटे, पहले बड़े बड़े कान हुआ करते थे, फिर ये क्या होने लगे, छोटे होने लगे। क्या होने लगे, तो ये लेमार्क मानता है। चलिए, तो हाँ, मैं वही कपी मानव की बात कर रहा था। आगे वाले जो दोनों पैर थे कपी मानव के, वो किस में तब्दील हो गए, हाथों में। किस में तब्दील हो गए, और फिर आधुनिक मानव बना। कौन बना, तो आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहते हैं। अब आज ये बातें नहीं, हंसी नहीं, लास्ट आधुनिक मानव। अब इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं। आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है, होमो सेपियंस। क्या कहते हैं, और ये जो होमो सेपियंस है ये कब आ गया था पृथ्वी पर, 10 लाख वर्ष पूर्व। कौन से युग में, प्लीस्टोसिन युग में। तो वैसे तो हमारे पास पुख्ता कोई प्रमाण है नहीं, लेकिन फिर भी जो वैज्ञानिकों ने गणना की उसके अनुसार होमो सेपियंस आज से 10 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आ गया था। ठीक, जो आधुनिक मानव कहलाता है। क्या कहलाता है, आधुनिक मानव कहलाता है। चलिए, तो हम आधुनिक मानव से शुरू करते हैं। तो हम जो जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है पृथ्वी पर, मानव की जो वृद्धि है, यहाँ लोग किस तरह से बड़े धरातल के ऊपर, यदि उसकी बात की जाए तो पूरी पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है उसको 4 टाइम ड्यूरेशन में बांटते हैं, 4 समय में बांट देते हैं। पहला भाग जो है उसको हम बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के बाद दूसरा आएगा प्राचीन काल, दूसरा आएगा प्राचीन काल। प्राचीन काल के बाद तीसरा आता है हमारा मध्यकाल, और मध्यकाल के बाद चौथा आएगा आधुनिक काल। कौन सा होगा, आधुनिक काल। चलिए, प्रागैतिहासिक काल जो है वो ईसा से, या मानव के जन्म से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक, 6000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल। 6000 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा वो क्या कहलाएगा, प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद 6000 ईसा पूर्व से लगभग 700 ईस्वी तक का जो समय है वो क्या कहलाएगा, प्राचीन काल। 6000 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी तक का। फिर 700 ईस्वी से लगभग 1650 ईस्वी तक का जो समय है वो क्या कहलाता है, मध्यकाल। और 1650 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो क्या कहलाता है, आधुनिक काल। तो जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है उसको हम कितने भागों में बांट रहे हैं, 4 भागों में। कौन कौन से, प्रागैतिहासिक काल 6000 ईसा पूर्व तक, प्राचीन काल 6000 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी, फिर मध्यकाल 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी, आधुनिक काल 1650 से अब तक। चलिए एक एक को समझते हैं। पहला ले लेते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में यही होमो सेपियंस है आपका। कौन है, होमो सेपियंस। आज से 6000 ईस्वी पूर्व तक का जो ड्यूरेशन है, जो समय है, वहाँ तक की हम बात करें तो लगभग
अंतिम हिमयुग जो समाप्त होता है आज से 10,000 वर्ष पूर्व, देखिए अलग अलग समय में हिमयुग आए थे पृथ्वी पर, कि एक ऐसा समय था जिसमें पृथ्वी के अधिकांश जो भाग थे वो बर्फ से जम गए थे। मतलब इतनी कठोर शीत पड़ी कि धरातल या पृथ्वी का जो अधिकांश भाग था वो क्या हो गया, बर्फ में तब्दील हो गया। मतलब पूरा धरातल बर्फ से आच्छादित हो गया। ऐसा जो समय होता है उसको हिमयुग कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमयुग। और ये हिमयुग आते हैं, अभी जो अंतिम हिमयुग अभी से जो हमारे से पहले जो समाप्त हुआ है वो 10,000 वर्ष पहले समाप्त हुआ है। कब समाप्त हुआ है? 10,000 वर्ष पूर्व। और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आज भी ग्रीनलैंड जो है धरातल का हिस्सा है, तो उस स्थलीय भाग पर ग्रीनलैंड पर अभी भी क्या है, बर्फ की चादर है। तो हिमयुग अभी भी समाप्त नहीं हुआ, समाप्त होने की कगार पर है। और हो सकता है 10,000 साल 15,000 साल बाद फिर से हिमयुग आए, पृथ्वी पर फिर से क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, फिर से बर्फ की परत बिछ जाएगी। तो अलग अलग प्रजातियाँ बनी है ना, चाहे वो जैसे निग्रिटो हो, मंगोलाइड हो, काकेशियड हो, ये जो अलग अलग प्रजातियां हैं, इन अलग अलग प्रजातियों का जो विकास हुआ वो सारा का सारा हिमयुग की वजह से हुआ। हिमयुग आया तो लोग जो थे उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए, फिर अंतर हिमयुग आया जिसमें बर्फ पिघल गई, फिर से नवीन मानव पैदा हुआ। इस तरह से अलग अलग क्या बनती गई, मानव की प्रजातियाँ बनती गई है ना हिमयुगों के दौरान। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव आदिम तरीके से जीता था। आज से 6,000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ईसा से भी 6,000 वर्ष पूर्व। जो आपकी नगरी जो सभ्यता है, जो पुराने नगर है आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, है ना, इतिहास के विद्यार्थी आप सब लोग जानते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आज से कितने साल पुराने हैं? लगभग 5 से 6,000 वर्ष पूर्व। तो उससे भी पहले की बात, 6,000 साल पहले, मतलब वो तो नगरी सभ्यता उस समय आ गई थी। उस समय मानव आदिम तरीके से जीता था, है ना। उस समय मानव को खाने पीने, पहनने ओढ़ने का कोई सलीका पता नहीं था, है ना। उस समय ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग उस समय 33 लाख लोग पृथ्वी पर होंगे। इस समय तक कितने लोग होंगे? 33 लाख जो लोग थे वो इस समय तक पृथ्वी पर रहे होंगे। कौन से काल तक? प्रागैतिहासिक काल तक। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर लोगों की जो संख्या थी, जनसंख्या जो थी वो कितनी थी? 33 लाख थी, है ना। ये बहुत ही आदिम तरीके का समय रहा है। मानव उस समय शिकार करता था, आखेट करता था, है ना, जंगलों में घूमता फिरता था, है ना, आदिम तरीके से जीवन का निर्वाह करता था। तो ये समय क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बाद वास्तव में जो जनसंख्या का जो टाइम शुरू होता है वो होता है हमारा कौन सा? प्राचीन काल। मतलब 6,000 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी तक का जो समय है ये क्या कहलाता है? प्राचीन काल कहलाता है। इस समय तक मानव ने कपड़े पहनना, खेती करना, है ना, इसके बाद में बर्तनों का आविष्कार करना, ये इन सारी चीज़ों का आविष्कार कर लिया था। कौन से काल तक? प्राचीन काल तक। वो खेती करना प्रारंभ कर चुका था, जिसके प्रमाण हमको किस रूप में मिलते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर हैं, मिस्र की जो सभ्यता है, ये जो नदी घाटी के अंदर जो बसे हुए जो प्राचीन नगर हैं जिनके अवशेष प्राप्त हुए, यहाँ से हमें पता चलता है कि उस समय मानव आधुनिक तरीके से क्या कर रहा था? जीवन यापन कर रहा था। वहाँ पे कह सकते हैं पक्की इमारतें मिली हैं, है ना, ईंटों का जो ईंटें हैं वो मिली हैं, गेहूँ के जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं, कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि उस समय गेहूँ का उत्पादन होता था, है ना। उस समय पक्के मकान बनाए जाते थे, मकानों के अंदर स्नानघर हुआ करते थे, नहाने के कमरे अलग, खाद्यान्न को स्टोर करने के लिए स्टोर रूम हुआ करते थे, सड़कें जो थी वो पक्की थी, है ना। ये सब उन अवशेषों से हमें पता चलता है। तो उस समय तक मानव जो है वो आधुनिक तरीके से क्या कर रहा था? जीवन जी रहा था, जिसके प्रमाण इन नगरों के रूप में, प्राचीन जो नगर हैं इनके अवशेषों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ईसा काल तक, मतलब 0 ईस्वी तक पृथ्वी पर जो जनसंख्या है, ईसा काल तक पृथ्वी पर जो मानव की जो संख्या थी या जनसंख्या जो थी वो लगभग 20 से 30 करोड़ थी। कितनी थी? 20 से 30 करोड़। हजारों वर्षों का समय है, देख लीजिएगा। 6,000 साल से लेकर लगभग, मतलब 0 से 6,000 साल, मतलब कितने साल? 6,000 वर्षों में 33 लाख से लोग बढ़कर कितने हो गए? लगभग 20 से 30 करोड़ ही लोग बढ़े थे। मतलब कुल जनसंख्या। वर्तमान में एक चीज़ याद रखना, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 714 करोड़। इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा, है ना। इससे हम कल्पना करते हुए आगे चल रहे हैं, तुलना करते हुए आगे चल रहे हैं कि जनसंख्या में किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है। तो प्रागैतिहासिक काल में कुल जनसंख्या कितनी थी? 33 लाख। ईसा काल तक आते आते जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई? 20 से 30 करोड़। 6,000 वर्षों का समय है। इन 6,000 वर्षों में जनसंख्या 20 से 30 करोड़ हुई है। वर्तमान में तो 714 है।
ये बात हो रही है लगभग 0 ईस्वी तक। अब 2000 सालों में ही, ईसा से अभी कौन सा चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो कितने 2020 साल ही तो हुए, ईसा गए कितना समय हुआ है, 2020 वर्ष। तो इन 2020 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो गई है, 714। मतलब कहाँ 30 करोड़ और कहाँ 714 करोड़, कल्पना कीजिए, है ना। आगे मैं जब इसकी प्रवृत्ति समझेंगे तो और अच्छे से समझाऊंगा। चलिए, तो ईसा काल तक जनसंख्या कितनी हो गई थी, 20 से 30 करोड़। इस समय मानव नगरीय सभ्यता में रहने लग गया था, कृषि करना प्रारंभ कर लिया था, अच्छे से कपड़े पहनना सीख गया था। ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट जो है वो इंसान ने कर लिया था। तो ये जो काल है, प्राचीन जो काल है, इस समय सबसे अधिक जनसंख्या, महाजनसंख्या समूह, जो जनसंख्या महासमूह जिसको हम कहते हैं, वो कौन कौन से थे। यही जो आज सबसे अधिक जनसंख्या के जो क्षेत्र हैं, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, ये सबसे अधिक जनसंख्या के केंद्र उस समय भी थे, है ना। जिसका पता हमें किससे चलता है, इन नगरों से चलता है। उस समय भी सबसे अधिक जनसंख्या चीन की थी। कहाँ की थी, चीन की, क्योंकि ये नदी घाटियाँ थी, प्लेन एरिया थे, यहाँ पे पानी की या दूसरी उपजाऊ मिट्टी की जो सुविधा है वो आसानी से उपलब्ध थी। तो इसलिए इन भागों में जनसंख्या शुरू से ही क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट आते हैं तीसरे पीरियड पे हम, कौन सा समय, मध्यकाल। देखिए, मध्यकाल जो है वो 700 ईस्वी से लेकर लगभग 1650 ईस्वी तक चलता है। 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। 1650 में जनसंख्या हो जाती है हमारी 55 करोड़। 1650 में, यहाँ के आंकड़े तो हमारे पास आ गए हैं। 1650 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 55 करोड़ थी। कितनी थी, 55 करोड़। तो कहाँ हम चल रहे थे, 1 ईस्वी, यहाँ से 1650 ईस्वी तक आते आते जनसंख्या कितनी हुई, 55 करोड़। मतलब 0 ईस्वी ईसा काल से लगभग मान लीजिए आप 1650 वर्षों तक जनसंख्या मात्र कितनी हुई, दुगुनी हुई। कितनी हुई भाई, 20 से 30 करोड़, 30 का डबल कितना हुआ, 60, इसके इर्द गिर्द है। तो 1650 वर्षों में जनसंख्या कितनी हुई, डबल हुई, और डबल होकर कितनी पहुंच गई, 55 करोड़ पहुंच गई। कितनी पहुंच गई, 55 करोड़। इस समय कुछ देशों के अंदर जनसंख्या ज़्यादा थी, कुछ देशों में जनसंख्या कम थी। कारण क्या था कि एक तो कहीं गंभीर महामारियाँ थी, इस समय कई गंभीर बीमारियाँ फैली धरातल के ऊपर। फिर इस समय में आक्रमण भी सबसे ज़्यादा हुआ। आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि सबसे अधिक आक्रमण जो है वो इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर हुए हैं। ईसा के बाद से लेकर ये जो 1600-1700 ईस्वी जो है, इसके बीच में सारे के सारे आक्रमण, भारत पे भी जो आक्रांत आए, तुर्क, हुण, ये जो सारे आए वो इसी समय आए। तो एक देश से दूसरे देश पे आक्रमण होने की जो घटना है, या प्राकृतिक महामारियाँ हैं, चाहे वो कोई गंभीर बीमारी हो, जैसे भी कोरोना चल रहा है, तो ऐसी बीमारियाँ पहले भी आदिकाल में भी आती रही हैं। लेकिन अभी तो वैक्सीन, दवाइयाँ, इन सारी सुविधाएं हैं। उस समय तो ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी, तो लोग उसको क्या दर्जा दे देते थे, महामारी। क्या कहते थे, महामारी। और जो बच गया वो बच गया, और जो गया वो गया उस महामारी से। तो इस तरह की घटनाएं पहले हुआ करती थी। तो इसलिए विश्व की जनसंख्या क्या हुई, बहुत धीमी गति से बढ़ी। देख रहे हैं ना कितने सालों का समय है, 1 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक, मतलब 1650 वर्षों का समय, और जनसंख्या मात्र कितनी हुई, दुगुनी हुई। 20 से 30 करोड़ से बढ़कर कितनी हो गई, 55 करोड़। मतलब हम कह सकते हैं कि 1650 वर्षों में जनसंख्या के बढ़ने की जो दर है वो क्या है, धीमी है। इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी नहीं। उसके कारण क्या थे कि इस समय में कहीं अकाल पड़े, है ना, बारिश कम होती थी, खाने पीने की सुविधाएं नहीं थी, चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी, आक्रमण हुए, कहीं गंभीर महामारियां फैल गई। तो इसकी वजह से मध्यकाल के अंदर जनसंख्या के बढ़ने की जो दर है वो धीमी रही है। अब सबसे अधिक जनसंख्या जो बढ़ी वो कौन से समय में बढ़ी है, किसमें, आधुनिक काल में। अब आधुनिक काल की जो जनसंख्या उसको हम कंपेयर करेंगे, देख लीजिएगा आप। चलिए, तो 1650 में जनसंख्या कितनी हो गई थी, 55 करोड़। यहाँ तक ध्यान रहेगा। प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या कितनी थी, 33 लाख। मध्यकाल मतलब 6000 ईसा से 700 ईस्वी, तो लगभग ईसा काल तक जनसंख्या कितनी हो गई थी, 20 से 30 करोड़। फिर हम आ जाते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल का समय है 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी। इसके बीच में जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई, 55 करोड़ हो गई थी। ओवरऑल विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। अब आ जाते हैं किसकी तरफ, आधुनिक काल की तरफ। देखिए, आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो 1650 से माना जाता है। इसको मिटा दो एक बार, है ना, इसको मिटा लेते हैं, यहीं ऊपर लिख लेंगे 1650। मैं कुछ जनसंख्या के आंकड़े लिख लेता हूँ आपके सामने। 1750, 1850, 1900, 1950, 2000, है ना। यहाँ मैं कुछ आंकड़े लिखने वाला हूँ, फिर हम लोग कंपेयर करते हैं जनसंख्या को। 1650 में विश्व की जनसंख्या थी
55 करोड़, 55 करोड़ 1750 में बढ़कर पहुंच गई 72 करोड़, 1850 में ये हो गई 133 करोड़, 133 करोड़, 1950 तक ये पहुंच गई 251 करोड़, 251 करोड़, और 1950 के बाद हम चले जाते हैं 2000 में। 2000 में विश्व की जनसंख्या हो गई लगभग 610 करोड़, 610 करोड़, और अंतिम आंकड़ा हम अभी का ले लेते हैं 2013 का, ये कितनी है 714 करोड़। हाँ, इसको देखिएगा, 1655 करोड़ से 72 करोड़, ड्यूरेशन सभी में 100 वर्षों का है। कितने साल? 100 वर्ष। 100 वर्ष में 55 करोड़ से जनसंख्या 72 करोड़ हुई, मतलब कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? लगभग 30%। कितनी? इन 100 वर्षों में 1650 से 1750 के बीच में जनसंख्या 30% ही बढ़ी। कारण वो जो मैंने अभी आपको गिनाए, विभिन्न आक्रमण, विभिन्न महामारियां, बीमारियां, इनकी वजह से जनसंख्या अभी धीमी गति से बढ़ रही है। फिर आ जाते हैं 1750 से 1850 के बीच में, ये भी समय कितना है? 100 वर्ष। कितना? अब 1750 के बाद में विश्व के अंदर शांति व्यवस्था धीरे धीरे स्थापित होने लगी थी, विभिन्न बीमारियों की दवाई आने लगी, चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार होने लगा, तो इन 100 वर्षों में जनसंख्या दोगुनी हो गई। कितनी हो गई? जस्ट दुगुनी। इन 100 वर्षों में 72 का डबल 140, जो कि 133 के इर्द गिर्द है, तो लगभग 95 से 100% जनसंख्या बढ़ जाती है। कितनी? 95 से 100%। 1750 से 1850 के बीच में। और आगे बढ़ते हैं, अब 1850 से 1950 के बीच में ये फिर से दुगुनी। यहाँ जनसंख्या के बढ़ने की दर फिर से क्या हो गई? दुगुनी। यहाँ पे भी जनसंख्या लगभग 90 से 100% बढ़ रही है। यहाँ जनसंख्या क्या हो गई? जस्ट दुगुना हो गया। देख लीजिए, 133 का लगभग हो जाता है 260 के इर्द गिर्द, जो 251 के करीब है। तो यहाँ पे भी जनसंख्या लगभग 90% बढ़ रही है। अब बात करते हैं केवल 50 वर्षों की, 1950 से 2000 के बीच में। तो 1950 से 2000 के बीच का जो समय है वो मात्र कितने वर्षों का है? कितना? 50 वर्ष। और इन 50 वर्षों में जनसंख्या क्या हो रही है? डबल से भी ज़्यादा। ये 250 का डबल हमारा कितना होता है? 500, यहाँ 600 हो रहा है। तो इन 50 वर्षों में जनसंख्या लगभग 100 से 110% बढ़ रही है। मतलब दुगुने से भी क्या हो गई? जनसंख्या ज़्यादा। मतलब धीरे धीरे जनसंख्या के जो बढ़ने की दर है वो कम होती जा रही है। अब 50 सालों में जनसंख्या दुगुनी हो गई। ये आ गए थे हम सन 2000 तक। अब 2020 तक आते आते 600 करोड़ का क्या हो गया? 100 करोड़ जनसंख्या जो है वो मात्र 13 सालों में प्लस हो गई है। मात्र 13 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो गई? 100 करोड़। पहले 100 करोड़ होने में खूब समय लगा था। 6000 सालों तक भी जनसंख्या 100 करोड़ नहीं बढ़ी थी। 6000 वर्षों तक भी जनसंख्या 100 करोड़ प्लस नहीं हुई थी। एक तरफ कहाँ था? 20 से 30 करोड़। और 6000 साल बाद हम जाके देखते हैं तो जनसंख्या कितनी हो रही है? 55 करोड़ के इर्द गिर्द हो रही है। तो हजारों सालों में भी जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ रही थी जितने की कितने समय में बढ़ गई? मात्र 50 वर्षों, 13 वर्षों में, और इससे पहले 50 वर्षों में। कारण चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार हो गया, विश्व में शांति हो गई। आगे वही कारणों की चर्चा हम करने वाले हैं। जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक, क्लियर? तो ये हो गया जनसंख्या वृद्धि का कौन सा काल? आधुनिक काल। क्लियर? जनसंख्या वृद्धि के चारों टाइम पीरियड समझ में आ गए, प्रागैतिहासिक, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या है वो कौन से काल में रही है? आधुनिक काल में, है ना। मध्यकाल के बाद जनसंख्या बढ़ी है। प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन काल में जनसंख्या के बढ़ने की दर बहुत धीमी रही थी, बहुत कम रही थी। क्लियर? चलिए अब चर्चा करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के कारण चलिए, इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि की जो ट्रेड है, प्रवृत्ति है, वो हमने देख ली। अब हम चर्चा कर रहे हैं जनसंख्या बढ़ने के कारण। जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ रही है ना, उन कारणों पर चर्चा करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण।
देखिए, विश्व की जनसंख्या बढ़ने की जो दर है, यदि उसको देखें तो ये पता चलता है कि बहुत कम समय के अंदर जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो जनसंख्या 1650 में मात्र 55 करोड़ थी, वही जनसंख्या 1650 से कितने साल 2000 तक कितने वर्षों का समय हुआ? मात्र 350 साल। कितना हुआ? 350 साल में 10 गुना से भी ज़्यादा हो गई। 55 करोड़ का 10 गुना करें तो कितना हो जाता है? 550 करोड़। कितना होता है? 550, 10 गुने से भी ज़्यादा। 2000 में कितनी हो गई है? 610 करोड़ हो गई। कितनी हो गई है? तो मात्र 350 सालों में ही जनसंख्या कितनी हो गई? 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है, केवल 350 वर्षों का जो समय आधुनिक काल का, उसी के अंदर। और अब ये आंकड़े और आने वाले हैं। ये तो कोरोना आ गया है जो ठीक है, जनसंख्या कंट्रोल हो रही है, वरना और तेज़ी से बढ़ रही थी। देखिए, हाँ, अब हम चर्चा करते हैं कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। बातें नहीं, इधर ध्यान दीजिएगा। पहला बिंदु है मृत्यु दर में गिरावट। सबसे पहला कारण है जनसंख्या के बढ़ने का, वो क्या है? मृत्यु दर में गिरावट। लोग कम मर रहे हैं। कारण पहले क्या था? प्राचीन काल के अंदर और प्रागैतिहासिक काल में भी जन्म दर थी, लेकिन मृत्यु दर भी ज़्यादा थी। क्या था? जन्म दर के साथ मृत्यु दर भी ज़्यादा थी। मध्यकाल में भी यही था, जन्म दर के साथ मृत्यु दर भी ज़्यादा थी। तो जितने लोग जन्म ले रहे थे उतने मर रहे थे, मतलब पॉपुलेशन बैलेंस थी, मतलब सामान्य थी। लेकिन अब क्या हो गया? चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार हो गया है ना। चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार के कारण हॉस्पिटल की सुविधा बढ़ रही है, गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण पा लिया गया है। जैसे पहले लोग टीबी से मर जाते थे, अब टीबी का कंप्लीट उपाय आ गया है ना। 8-9 महीनों के डोज के अंदर टीबी जैसी भयंकर बीमारी खत्म हो जाती है। पहले कैंसर को लाइलाज माना जाता था, अब कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज धीरे धीरे आने लगा है ना। इसी तरह से कोरोना से लोग मर रहे थे, अभी तो कोरोना का भी क्या आ गया? वैक्सीन आ गया। तो पहले भी इस तरह की महामारियाँ थी, लेकिन उस समय ऐसी कोई दवाई नहीं थी। तो अब मृत्यु दर में क्या? अब इन सभी चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार के कारण मृत्यु दर क्या हो गई? कम हो गई। तो मृत्यु दर में कमी के कारण जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, वृद्धि हो रही। पहला कारण। दूसरा कारण है खाद्य पदार्थों की आपूर्ति निश्चित हो गई। सेकंड बिंदु क्या हो गया कि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति क्या हो गई है? निश्चित हो गई। पहले क्या था कि खाद्यान्नों की कमी थी। भारत की बात की जाए तो जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय कंडीशन कुछ ऐसी बन गई, कुछ ऐसी स्थितियां बन गई कि भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई। क्या हुआ? खाद्यान्न की कमी हुई, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा उपजाऊ भाग, सिंधु का जो मैदान था वो सारा का सारा पाकिस्तान के पास चला गया। अधिकांश उपजाऊ भाग पाकिस्तान में चला गया। इधर पूर्व की ओर का जो उपजाऊ ब्रह्मपुत्र नदी का जो उपजाऊ भाग था वो बांग्लादेश के पास चला गया, मतलब पूर्वी पाकिस्तान के पास चला गया। तो भारत के अंदर खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र क्या हो गए? कम हो गए। तो तब 1966 के दशक में, 1960 के दशक में ऐसा महसूस किया गया कि भारत में खाद्यान्न बहुत कम है। उस समय खाद्यान्न दूसरे देशों से क्या किए जाते थे? आयात किए जाते थे, खरीदे जाते थे। तो उस समय के जो कृषि वैज्ञानिक थे उन्होंने ऐसा महसूस हुआ, जो प्रशासन जो था उसने ऐसा फील किया कि क्यों ना भारत के अंदर ही हम उत्पादन बढ़ाएं। तो इसी के परिणाम स्वरूप जो है हरित क्रांति शुरू हुई। क्या हुआ? हरित क्रांति शुरू हुई। तो इस तरह की रिवॉल्यूशन जो थे, इस तरह की क्रांतियाँ जो थी वो विश्व के अंदर हुई। और खाद्यान्न जो थे, खाद्य पदार्थ जो थे वो क्या हुए? उनकी आपूर्ति निश्चित हुई, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा। तो पहले जो लोग भूखमरी से मरते थे या दूसरे कारणों से मरते थे, वो अब क्या हो गए? नहीं मरने लगे, तो क्योंकि खाद्य आपूर्ति सब जगह होने लगी। अब जैसे हमारी बात की जाए तो सरकार के द्वारा कई तरह की योजना चलाई गई। अंत्योदय योजना, जैसे 2 रुपये किलो में गेहूँ मिल जाता है, चावल मिल जाता है। तो अभी कोरोना जैसी विकट स्थिति के अंदर भी जब लोगों के काम धंधे छूट गए हैं तो सरकार मुफ्त में क्या दे रही है? अनाज उपलब्ध करा रही है। तो अब केवल लोग जो है वो बिना मोबाइल चलाए मरे तो अलग बात है, बाकी बिना खाए मरे ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। तो खाद्यान्नों की आपूर्ति क्या हो गई है? निश्चित हुई है। तो इसकी वजह से भी जनसंख्या क्या हुई है? बढ़ी है। ठीक। नेक्स्ट, औद्योगिक विकास है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, औद्योगिक विकास हुआ तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ी। रोजगार की संभावनाएं बढ़ी तो व्यक्ति के जो परिवार की जो संख्या थी वो भी बढ़ने लगी। तो औद्योगिक विकास के कारण भी क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ने लगी है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक विकास है ना। कई तरह के वैज्ञानिक जो डेवलपमेंट है उनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ने लगी है। जैसे कि पहले
बात की जाए, पहले अब टेस्ट ट्यूब बेबी आ गया। कोई दंपति यदि उनकी कोई औलाद नहीं है, यदि उनकी कोई संतान नहीं है, तो कृत्रिम रूप से भी जो बच्चा जो है वो परख नली के अंदर इस तरह से पैदा किए जाते हैं। तो इस तरह की सारी क्या हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई है। तो उन टेक्नोलॉजी से भी क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी है, तकनीकी विकास हुआ है। नेक्स्ट, शांति और सुरक्षा। अगला कारण क्या है कि अब देखा कोई देश किसी देश पर आक्रमण कर रहा है सीधे डायरेक्ट रूप से, ऐसा नहीं होता है। तो कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गए हैं। तो पहले एक देश दूसरे देश पे या एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पे आक्रमण करता था, है ना। अकबर ने जैसे कि पूरे भारत को अपने साम्राज्य के अधीन करना चाहता था, तो उसने मेवाड़ को भी अपने अधीन करने के लिए, हमारे पास का ही उदाहरण ले लें तो कई तरह के आक्रमण किए, कई लोगों को भेजा, है ना। तो इस तरह के आक्रमण जो थे वो पहले हुआ करते थे, वो अब नहीं होते हैं। तो पूरे विश्व के अंदर क्या हो गया है, शांति और सुरक्षा स्थापित होगी। तो इस तरह से जो लोग पहले युद्ध के अंदर मरते थे वो लोग भी अब क्या हो रहे हैं, नहीं मर रहे हैं। तो जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगला बिंदु है प्रवास, माइग्रेशन, कि अब जो परिवहन की जो सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधाएं वो बढ़ गई हैं, है ना। अभी जैसे कि अभी एक और परीक्षण हुआ है, आपको बताओ तो अमेरिका में अब तक लोग बुलेट ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे, है ना। अभी तक जो परिवहन की सुविधाएं हैं, सबसे फास्ट परिवहन हम किसको मानते हैं, एरोप्लेन को। किसको मानते हैं, अरे बुलेट ट्रेन तो बेवकूफ़ सेकेंड नंबर पे आता है। सबसे फास्ट यदि किसी स्थान पे आपको पहुंचना है तो किससे जाएंगे, एरोप्लेन से। फटाक से फ्लाइट पकड़ी और ये आधे एक घंटे में जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँच जाओ। आप एरोप्लेन की सहायता से पूरे विश्व में किसी भी स्थान पर 12 घंटों में पहुँच सकते हैं। 12 से 24 घंटों के अंतराल में आप पूरे विश्व में, आप यहाँ से अमेरिका जाना चाहते हैं, पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने पहुँचना चाहते हैं, तो आपको 12 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इतना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। तो इससे क्या बढ़ा, प्रवास बढ़ा। क्या बढ़ा, अब यहाँ के लोग जो है वो अहमदाबाद, मुंबई, कुवैत, अमेरिका व्यवसाय के लिए जाते हैं। ये क्यों संभव हुआ, पहले लोग नहीं जाते थे, आजकल जाते हैं। कारण परिवहन सुविधाएं बढ़ गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बढ़ गई हैं। तो इसकी वजह से लोगों ने क्या किया है, प्रवास किया। तो प्रवास भी एक प्रमुख कारण है ना। जैसे कि बात करें हम उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका को हम लोग नई दुनिया कहते हैं, क्योंकि उसके वहाँ पे बहुत कम लोग रहते थे। तो वहाँ पे जो लोगों का जो निवास है या वहाँ जो जनसंख्या बढ़ी, वो किसकी वजह से बढ़ी, यूरोपियन प्रवास की वजह से। तो प्रवास सीधा यहाँ कह सकते हो प्रत्यक्ष एक एग्जाम्पल है जनसंख्या के बढ़ने का। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जिससे जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती है। अब बात करें जनसंख्या के बढ़ने के कारण होने वाली प्रॉब्लम, है ना, कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसके क्या कारण है, प्रॉब्लम या इससे क्या समस्या उत्पन्न हो रही हैं, उनकी चर्चा करें। तो पहला बिंदु तो जनसंख्या का बढ़ना अपने आप में एक समस्या है ना। पहला बिंदु है अत्यंत तीव्र जनसंख्या वृद्धि। ये अपने आप में क्या है, एक समस्या है कि तेज़ी से यदि जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही है ना, तो आने वाले समय में संसाधनों की पृथ्वी पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रहने के, खाने के जो संसाधन हैं, वो सब धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। तो जनसंख्या का बढ़ना ही अपने आप में एक समस्या है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है सीमित संसाधन, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लोग बढ़ेंगे तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो हर वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, है ना। कि पहले बात करें, पहले जो खाद्यान्न जो है वो बहुत कम, उनकी आवश्यकता क्या थी, बहुत कम थी। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो खाद्यान्नों की आवश्यकता क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो जितना ज़्यादा अनाज उग रहा है उतना ही अनाज क्या हो रहा है, खपत हो रहा है देश के अंदर, है ना। कहने की बात यह है। तो जितने लोग बढ़ेंगे उतने संसाधन क्या होते जाएंगे, सीमित होते जाएंगे। तो संसाधनों का कम होना अपने आप में एक समस्या। आने वाले समय में हम कंटिन्यूसली, इसको हम सतत विकास कहते हैं, वो सतत विकास हम लोग नहीं कर पाएंगे यदि जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो। नेक्स्ट, और वितरण संकेंद्रित। अगला जो बिंदु है वो है जनसंख्या का जो वितरण है कुछ पर्टिकुलर स्थानों पर है। ये अपने आप में एक समस्या है। जैसे कि हमने देखा जनसंख्या का वितरण 5 बड़े रीजन में है, 5 बड़े एरिया के अंदर है। पृथ्वी की 80% आबादी कितने क्षेत्र में रहती है, मात्र 20%। कितने प्रतिशत भाग में, 20%। तो बाकी का जो 80% हिस्सा है वो कैसा है, बिल्कुल निर्जन पड़ा हुआ है। तो जनसंख्या का एक स्थान पर केंद्रण भी अपने आप में क्या है, समस्या है। अगला है बिना बसे हुए भूभागों में निराशा, कि जहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं, है ना, जिस एरिया के अंदर मानव का निवास नहीं है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर निवास नहीं हो रहा, तो वहाँ निराशा की भावना आती है। नेक्स्ट,
प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध, है ना, कि जैसे देखा अभी अमेरिका जो है, हर देश ये चाहता है कि अपने यहाँ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, तो H1B वीज़ा जो है, जहाँ जो हम विशेष रूप से अमेरिका के अंदर लोग यहाँ से जाते हैं, व्यवसाय के लिए रुकते हैं, वहाँ स्थायी रूप से निवास करते हैं, तो ऐसे विभिन्न देशों ने क्या लगा दिए हैं, अब प्रतिबंध लगा दिए। ये किसकी वजह से हो रहा है? बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से हो रहा है। क्लियर? ये जनसंख्या के बढ़ने के क्या थे? कुछ कारण और उनसे होने वाले परिणाम या समस्याएं। अब चर्चा करें कि समाधान क्या होगा, है ना, कि ये जो जनसंख्या बढ़ रही है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। क्या ऐसे कारण हो सकते हैं कि जिससे जनसंख्या को क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए। तो पहला तो कारण है जनसंख्या की दृष्टि से ऐसे क्षेत्र जो कम बसे हुए हैं, जहाँ पे मानव का निवास कम है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर निवास को क्या किया जाए? प्रोत्साहित किया जाए, वहाँ पे लोगों को बसाया जाए, है ना। एक तरफ हम बात करें कि चंद्रमा या मंगल ग्रह पर जाकर रहे हैं, है ना, मंगल ग्रह पर निवास की बात कर रहे हैं, हमारी पृथ्वी पर ही 70% हिस्सा ऐसा है जो कैसा है? निर्जन है। तो क्यों ना ऐसी कंडीशन पैदा की जाए कि लोग ऐसे निर्जन स्थानों पर जाकर क्या हों? बसें। तो इसकी वजह से जनसंख्या का जो संकेंद्रण की जो समस्या है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। दूसरा है देरी से विवाह की आयु क्या कर देनी चाहिए? बढ़ा देनी चाहिए। वर्तमान में भारत में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 18 साल और पुरुषों के लिए 21 साल है। इसको बढ़ाकर लड़कियों के लिए 21 साल और लड़कों के लिए 25 साल कर देनी चाहिए। तो विवाह की आयु में विवाह की आयु यदि बढ़ जाएगी तो परिवार क्या हो जाएगा? कंट्रोल रहेगा, सीधी सी बात है। हाँ, आवाज़ नहीं ठीक। तो क्या एक कारण, एक परिणाम कैसे, तो एक समाधान क्या हो सकता है? विवाह की आयु में क्या होनी चाहिए? बढ़ोतरी होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, परिवार नियोजन के जो उपाय हैं जो सरकार द्वारा सुझाए जाते हैं उनको लोगों को अपनाना चाहिए। फिर संतति निग्रह, है ना, लोगों के अंदर ऐसी समझ होनी चाहिए कि परिवार को क्या रखें? छोटा रखें, है ना, जिससे वो अच्छे तरह से जीवन जी सकते हैं, अच्छे स्तर का जीवन जी सकते हैं। हाँ, अगला है शिक्षा का प्रचार प्रसार और लोगों में जागरूकता। जितना शिक्षा का प्रसार होगा, लोग जागरूक होंगे, तभी ये जो बर्थ रेट है, जन्म दर है, वो नियंत्रण में आएगी। ठीक। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, इनसे हम इस समस्या को क्या कर सकते हैं? सुलझा सकते हैं, समझा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये समस्या ऐसी है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। या एक समस्या का समाधान ये भी हो सकता है कि जनसंख्या नीति लागू की जाए। क्या किया जाए? जनसंख्या नीति लागू की जाए, कि ऐसी कठोर नीति बनाई जाए कि परिवार ऑटोमेटिक लोग कंट्रोल रखे। जैसे कि चीन में आप बात करें, चीन के अंदर ऐसी नीति बन गई थी कि एक व्यक्ति से, एक दंपति की एक से अधिक संतान है तो उसको सजा हो जाती थी। तो ऐसी स्थिति में भी परिवार क्या रहेगा? नियंत्रण में रहेगा। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? नहीं होगी, कम होगी। ठीक। ये कुछ जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय थे। इस तरह से हमारा ये जनसंख्या वृद्धि का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, वो है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी।